नमस्कार। दिवाली से दिवाली तक समृद्धि मंत्र में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करते हुए दिखेंगे बाजार के दो जाने माने दिग्गजों से। बसंत महेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं और हम सब लोग परिचित हैं मधु केला साहब से। पिछले लगभग 2.5 दशक से आप बाजार के जाने माने स्टॉक पिकर हैं और अब MK वेंचर्स में आप अपना पैसा निवेश करते हैं। आप दोनों का इस शानदार तेजी और इस ज़बरदस्त मोमेंटम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। जी। तो मधु जी, सबसे पहले आप ही से चर्चा शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम पिछले 12-18 महीने में देखा है। निफ्टी 8000 से बढ़कर अब 18500 के पार भी एक बार छलांग लगाता हुआ दिख चुका है। एक मन में शंका और एक मन में डर ये है कि क्या ये तेज़ी ज़्यादा हो गई और क्या यहाँ से हम लोग एक ज़बरदस्त क्रैश आता हुआ देख सकते हैं? तो शैलेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो मैं भी 30 साल से मार्केट में हूँ और इस वक्त ये जो बाज़ारों में तेज़ी आई है, जैसे आपने बोला लास्ट 18 महीने में, अगर इंडियन मार्केट की भी छोड़े तो ग्लोबल मार्केट में जो $60 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, ग्लोबल मार्केट कैप का, वो करीब हो गया $120 ट्रिलियन। तो रफली $60 ट्रिलियन का वेल्थ क्रिएशन हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे मार्केट कैप में। वैसे ही इंडिया का जो मार्केट कैप है, मोर देन द इंडेक्स, वो करीब 1.3-1.4 ट्रिलियन था नीचे में जब मार्च में कोरोना हुआ, और अभी ये हो गया है करीब 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर आप देखो $2 ट्रिलियन का इंडिया में इंक्रीमेंटल वेल्थ बना है। ये कॉन्टेक्चुअल टर्म में अगर मैं बोलूं कि 5000 साल लग गया वो 1.3 ट्रिलियन तक आने को, और 18 महीने लगे इंक्रीमेंटल 2 ट्रिलियन बनने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त राइज मार्केट ने दिया है, बहुत ज़्यादा पैसा बना है मार्केट में। सो ओवरऑल निफ्टी यहाँ से 18,500 से क्रैश हो जाएगा क्या, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, मार्केट में ऑर्डरली करेक्शन होंगे और इतनी बड़ी वेल्थ होने के बाद वो रीज़न तो बाद में पता चलेगा हमको कि इस रीज़न की वजह से घट गया। मार्केट कोई बेल तो बजाने वाला नहीं है घर पे कि मैं घटने वाला हूँ करके, राइट। तो हम रीज़न तो हमको बाद में पता चलेगा, पर ऑर्डरली करेक्शन हो सकता है। मुझे कोई क्रैश नहीं लगता है, बिकॉज सी अगर ये मैं ओवरऑल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर अगर देखूँ ना, तो डेफिनेटली एक पॉकेट में यूफोरिया है और एक पॉकेट है जहाँ हमको समझ भी कम है, और जहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि ना पी है ना कैश फ्लो है, तो हम समझे नहीं, हमको समझ नहीं पड़ रही कि उसको वैल्यू कैसे करने का है। तो वो पॉकेट को अगर मैं छोड़ दूँ, स्टिल अगर आप देखो दूसरे पॉकेट में, तो अभी तो 7,000, 8,000, 9,000 निफ्टी के दाम में भी बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं जी। तो 10-10 साल के, 15-15 साल के लो में भी शेयर मिल रहे हैं, जहाँ पे बहुत वैल्यू है। बिल्कुल, और वैल्यू के बहुत ज़बरदस्त वक्ता हमेशा मधु जी रहे हैं। यहाँ पर बसंत जी को जोड़ते हैं। महेश्वरी साहब, आप एक बहुत बढ़िया PMS चलाते हैं। पिछले 5.5 साल का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं महेश्वरी साहब के PMS का, तो अगर आप फीस काट दें और एक्सपेंसेस काट दें तो साल दर साल बसंत जी ने 26.5% का एक CAGR रिटर्न सन 2015 से दिया है। बसंत जी, ये एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। बताइए, पिछले 10 दिनों में हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप्स और कुछ लार्ज कैप्स में एक ठीक ठाक करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। आप जैसे स्टॉक पिकर के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में आप अक्सर मल्टी बैगर्स जोड़ते हैं। बताइए, रडार पर आजकल क्या क्या है? नहीं, मल्टी बैगर्स शैल जी आपको मिलेगा पिटाई के बाद। जब आपका पोर्टफोलियो 50% घट जाता है तब मल्टी बैगर मिलता है। जी। जब पोर्टफोलियो 50% बढ़ जाता है तो आपको सिर्फ कंपाउंडर मिलेंगे। उसमें एक कंपाउंडर ऐसा होगा जो ऐसा इंजेक्शन लगाएगा कि आपको दर्द 5 साल तक रहेगा। तो अभी प्रॉब्लम बाजार में मुझे ये नजर आ रही है कि आप शेयर लीजिए 10-20% गेन्स के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा जो मार्केट का फ्लेवर है अभी, वहां मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बहुत। अब तेजी का बाजार और मंदी का बाजार में ये होता है, जो तेजी आपको 20 हफ्तों में देता है, मंदी आपको 20 दिनों में ले जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। मुझे तो अभी बहुत रेयरली और बहुत ही सेलेक्टिव हिसाब से बाजार में रहेंगे तो सही हम, बट इतना कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है कि ये लेते ही 5 गुना हो जाएगा 3 साल में।
जी, चलिए, तो इस एक ओवरऑल व्यू के साथ हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मधु जी की राय है कि आप कोई ज़्यादा करेक्शन होते हुए देखेंगे नहीं, और बसंत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तो मैं करेक्ट करता हूँ, आप करेक्शन होते हुए देखेंगे, मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप अगर ये उम्मीद है कि 18,000 वाला निफ्टी वापस 8,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, वो नहीं लगता है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग एक ठीक ठाक मोमेंटम में और ठीक ठाक वैल्यूएशन जोन पर कुछ इंडिसेस पर ट्रैक करते हुए दिखते हैं। अब ज़रा बात करते हैं स्टॉक पिकिंग और सेक्टर वॉचिंग की। मधु जी, आपसे शुरू करते हैं। अक्सर आप वहाँ पर खुदाई करते हैं और वहाँ पर तैरते हैं जहाँ पर फिलहाल कोई भी व्यक्ति नहीं होता। तो ऐसे 2 या 3 स्फीयर्स, ऐसी 2 या 3 पॉकेट्स जहाँ पर आपको लगता है कि इस लेवल पर भी जहाँ ओवरऑल बाजार खड़ा है वो सेक्टर्स डीप वैल्यू में है। तो जैसे मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात मैंने काफ़ी करी है, मैं वहाँ पे वापस उसको रिपीट करूँगा। हालांकि लास्ट 1 महीने में काफ़ी लोग आ गए और स्टॉक से काफ़ी अच्छा 30-40% का अपवर्ड मूवमेंट भी देखा है, पर मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी बहुत वैल्यू है। तो एज आई सेड, कोई भी करेक्शन आएगा, कोई भी रीज़न बनेगा, यहाँ पे अभी भी मुझे काफ़ी दम लगता है। अगर मैं 3-4 साल की अवधि से इन कंपनीज को देखूँ तो यहाँ पे अभी भी अच्छा है। और वैसे ही फाइनेंशियल स्पेस पे कुछ नीचे वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ NBFC कंपनीज है, कुछ HFC कंपनीज है। अगर आप डिग कीजिएगा ना तो ये बाजार का जो 2 पहलू है मार्केट के, एक तरफ अभी भी इतनी जबरदस्त वैल्यू हमको दिख रही है कि आधी बुक वैल्यू पे, 0.7 बुक वैल्यू पे अच्छी कंपनियां भी मिल रही है, और दूसरी तरफ मार्केट है कि 100 टाइम EV EBITDA, 200 टाइम EV EBITDA, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है वहाँ। बिल्कुल। तो मैं ये वाले कैंप में हूँ कि यहाँ पे जहाँ वैल्यू है, जहाँ पे अपने को समझ पड़ता है, वहाँ पे लेने का। दूसरा, मैंने काफ़ी रियल इस्टेट की काफ़ी बात करी है पिछले 1 साल में, और रियल इस्टेट एक्चुअली काफ़ी अच्छा किया है। अगर आप देखिएगा, चुनिंदा शेयर काफ़ी 50 से 100 से 300-400% तक का इजाफा भी हुआ है। तो इसमें भी कभी भी जहां आपको समझ पड़ता है, जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, या रियल इस्टेट की जो एसेसरी कंपनीज है जिसमें रियल इस्टेट में बूम आने से वो एसेसरी कंपनीज में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो जहां कहीं आपको समझ पड़ता है, जब भी कभी बाजार चांस से कभी भी कोई करेक्शन हो, तो ये 2 सेक्टर अभी भी ठीक है। अच्छा, एक बात ज़रा मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोनों बसंत जी और मधु जी जो भी आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे, ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ पोजीशंस आप दोनों की होंगी, और जो बात फ़िलहाल सेक्टर्स और स्टॉक्स की हो रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इन दोनों क्लैरिफिकेशन के साथ इस चर्चा को ज़रा और बढ़ाते हैं। मधु जी, आपने ये बात कहना ज़रा आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम लोग बाजार के एक ऐसे मोड़ पर बैठे हैं जहां वॉलेटिलिटी इतनी है, अच्छे से अच्छा स्टॉक, जैसा कि बसंत जी कह ही रहे थे, 2 हफ्ते में इतना करेक्ट कर जाता है कि फिर देखते ही बनता है। मधु जी, ये जो आपने बात PSU बैंक्स की करी, मैं ये मान के चलता हूँ ये आप 2 या 3 साल से ज़्यादा की तेज़ी की तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है कि ये जो 10-15 साल का कंसोलिडेशन हुआ, जो 2008 में PSU बैंक्स ने पीक बनाया था, बिल्कुल, उसके बाद अपन 2021 में हैं, और वहां से भी इवन एब्सोल्यूट मार्केट कैप और रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस में इस सेक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अगर ये तेजी, जैसा मेरा अंदाजा है, ये पक्का 2-3 साल चलनी चाहिए। जी, यहाँ पर बसंत जी को भी जोड़ते हैं। बसंत जी, आप कभी हक में नहीं रहे कि सरकारी कंपनीज या बैंक्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपकी कोई अलग व्यक्तिगत राय हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, तो वो भी शेयर कीजिए। नहीं, पब्लिक, देखिए, हर चीज एक भाव पे बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। आप 5 टाइम बुक कहीं और देंगे, और हाफ टाइम बुक में आपको देखना है कि भाई, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि इवन अ बनाना पील इज वर्थ 25 सेंट्स, मतलब केले का छिलका का भी कोई दाम होता है, रद्दी न्यूज़पेपर के भी कोई दाम होते हैं। और अगर इकोनॉमी रिकवरी मोड में है, नीचे से ऊपर आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो सबसे पहले जो है NPA की सफाई होती है। अब उसमें जो बड़ी बैंक है अपनी कोटक बैंक, उसके पास तो गंदगी है ही नहीं, वो क्या साफ करेगा। तो दिवाली की सफाई जो है वो ये 2nd लाइन 3rd लाइन NBFCs और बैंक्स में होती है। तो वो अंदाज लेकर अगर कोई समझे कि भाई उसका परफॉर्मेंस क्या है, जैसे मधु जी तो स्टॉलवर्ट हैं इसमें, तो अगर वो एक असेसमेंट हो जाए कि इसका NPA कहाँ घट सकता है, बिकॉज इकोनॉमिक एक हो रहा है कि पैसा जब आता है ना, तो आपके 90% लाइफ की दर्द चली जाती है, ये तो सिर्फ शेयर बाजार है। तो उस ढंग से देखने से मुझे लगता है कि
बैंक्स में रियल एस्टेट का दाम बढ़ेगा, सारे कोलैटरल होल्ड कर रहे हैं। अब मैंने किसी को लोन दिया, उसके दाम ही 80 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 की हो गई, तो मेरा लोन तो सिक्योर हो गया। बिल्कुल। तो वो एंगल अभी मुझे लगता है लगाना बचा है। मैं बसंत जी का एक बोलता हूँ, ये एक दिवाली नहीं, ये 6 दिवाली से सफाई चल रही है इनकी। जी जी तो बिल्कुल। ये 6 दिवाली में इन्होंने अगेन सेक्टर एज ए होल में 11 लाख करोड़ का प्रोविजन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कंबाइन करके किया है फ्रॉम 2015 टू 2021। 11 लाख करोड़ और इनका करीब 10 लाख करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है ये ड्यूरेशन में। तो 1 लाख करोड़ का नेट नुकसान हुआ है पिछले 6 साल में। सरकार ने और बाहर से 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इनका रेज हुआ है जी। और अभी जो मार्केट कैप है, अगर मैं 2-3 बैंकों को निकाल दूं, एसबीआई को निकाल दूं और 2-3 छोटे बैंक जो एक्सेसिव वैल्यूएशन पे उसको अगर निकाल दूं, तो उनका कंबाइंड मार्केट अब मार्केट कैप अभी भी जितना सरकार ने पैसा डाला है उससे भी कम है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल समझिए कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से क्रशिंग हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। कई बैंक तो अभी भी लगभग 80 से 75% नीचे अपनी ऑल टाइम पीक के चलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी बैगर्स ढूंढना आपको आसान तरीके से आता हुआ दिखेगा और मधु जी इस काम में पारंगत हैं। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ और 30 साल से आप एग्जैक्टली यही काम करते हुए देख रहे हैं। बसंत जी, ये आपकी तरफ से आएगा। अक्सर हम लोग पीएसयू बैंक्स को एक ट्रेडिंग जोन में देखते हैं, जब बहुत सस्ता हो तब खरीद लो और जब सस्ता रह जाए तो आप उसे बेच दो। यहाँ पर 1-2 बातें अगर आप पीएसयू बैंक्स की परेशानियों के बारे में करें तो वो एक बैलेंस हो जाएगा। नहीं, परेशानी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये एंगल समझ आ रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं आएगी, जो अभी तक उस ढंग से आई नहीं है, कोविड हो या कुछ भी हो, तो फिर ये पीएसयू बैंक्स फिर 6 महीने के लिए डेफर हो गया गेम पूरा। फिर आपकी वो कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जो ऑटो पायलट है, एस्केलेटर में आप बैठ गए, एयरपोर्ट पे इधर से उधर 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, वो उधर है। लेकिन अगर आपको कार्ट पे जाना है, जल्दी जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो ये सब पीएसयू बैंक में ही पैसे बनेंगे। और एसबीआई एक्चुअली क्या है ना, एसबीआई अगर 40% बढ़ेगा ना, तो ये सारे बाकी डबल हो जाएंगे। बहुत सिंपल गेम है। क्या तो ये आप ये एक थंब रूल आपको बताते हुए दिख रहे हैं बसंत महेश्वरी साहब। एसबीआई ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है और छोटे मंझले बैंक्स आपको बहुत दूर दिखेंगे रिकॉर्ड हाई से। तो अगर एसबीआई में जितनी वृद्धि आएगी उसकी 2 गुना आपको इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आती हुई दिखेगी। बसंत जी, मधु जी तो अपना पर्सनल पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डिक्लेयर्ड है और हम सब लोग उस पर ध्यान देते हैं। बताइए, आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं फिलहाल, कहाँ एडिशंस हो रहे हैं और कहाँ आप बिल्कुल परे हैं? नहीं, हमारा ये मानना है कि ये जो तेजी है ये हमारी तेजी नहीं है, ये बोरोड तेजी है। 7 समुंदर पार से आई है। वहां पैसे की प्रिंटिंग होती है, घूम फिर के पैसा हमारे पास आता है, हम शेयर बाजार में लगाते हैं, हम मजे करते हैं। तो जो भी बेसिक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स हैं, वो उतने अच्छे नहीं किए जितने ग्लोबली ड्रिवन है। अब आईटी क्यों बढ़ रहा है वो तो मुझे सही समझ आ रहा है, बट बढ़ रहा है। फार्मा पहले बढ़ा, उसको भी इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडियन कंपनी है जो यूएस ऑपरेशंस करती है। उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मेटल में पीछे एक तेजी आई। ईवी का जो कहानी है उसमें एक तेजी आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आएगा नहीं आएगा, कौन उसके सप्लायर्स होंगे उन चीजों के, उधर तेजी आई है। टाटा ग्रुप by itself is undergoing a tremendous change from we can say a family owned business, it has now become a professionally driven company group rather। तो इस ढंग से हमारा ये फोकस है कि हमारी कि हम उन कंपनियों को देखें जो इंडिया के पॉलिसीज और इंडिया के लिंक से थोड़े से कम, थोड़े से इंसुलेटेड है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस एंगल से हम पोर्टफोलियो देखते हैं। चलिए, इस खासकर चर्चा पर थोड़ी देर में बसंत जी आपको और राय देते हुए दिखेंगे। समय एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स जहां पर बसंत जी बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। थोड़ी देर में जुड़ते हैं आपके साथ।